है। जो इस प्रोग्राम को करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो एमएसएमई वेंडर्स को मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना है और पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सीपीएसयूज और मिनिस्ट्रीज़ को जो इंस्ट्रक्शन है कि टोटल एनुअल प्रोक्योरमेंट का एटलीस्ट 25% उनको एमएसएमई से खरीदना है, जिसमें से कि 3% महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही एंटरप्राइजेस के लिए और 4% एससी वॉन्ड एंटरप्राइजेस के लिए रिजर्व किया गया है। इस टारगेट को अचीव करना है। तो पीएसयूज ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कैसे करें, उसमें क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, उसको मीट करने के लिए एमएससीज अपने लिए एक मार्केट एवेन्यू चाहते हैं, पीएसयू से जुड़ना चाहते हैं, उनको वो कैसे जुड़ें, इसके बीच में जो गैप आ रहा है उस गैप को कम करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन वेंडर विकास और औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि इसमें औद्योगिक प्रदर्शनी के लिए हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव एमएसएमईज़ को झारखंड, कुछ एमएसएमई जिसमें झारखंड के बाहर की भी हैं, झारखंड के कई जिलों से, जैसे डाल्टनगंज से, ईस्ट सिंहभूम से, रांची, बोकारो और धनबाद के, तो क्या डेफिनेटली ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है तो यहाँ पर एमएसएमईज़ हैं, उनको हमने इनवाइट किया है। लगभग 80 स्टॉल्स में से 70 के आसपास एमएसएमईज़ हैं जिन्होंने कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज जो ऑफर कर सकते हैं उसको अपने एग्जीबिशंस के माध्यम से प्रस्तुत किया है। 2 दिन से हो रहे टेक्निकल जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, तकनीकी सत्र, इसमें लगभग 200 से ज़्यादा एमएसएमईज़ ऐसे हैं जिन्होंने एग्जीबिट तो नहीं किया लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके इस टेक्निकल सेमिनार को पार्टिसिपेट किया। और हमारे दाहिने तरफ लगभग 7-8 पीएसयूज़ ने अपने स्टॉल लगाए हैं और उनके क्रय विभाग के सीनियर अधिकारी कल 2 दिनों से, कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक तकनीकी सत्र में उनके द्वारा खरीद की जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी, वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की प्रक्रिया, जेम के माध्यम से वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल प्रेजेंटेशन दिया है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बीसीसीएल के अलावा इस सेंट्रल रेलवे धनबाद डिवीज़न, जिसके सीनियर डीएम साहब खुद आए हुए थे और उन्होंने आप एमएससीज़ को अपनी क्रय प्रक्रिया के बारे में बताया। इसके अलावा ओएनजीसी बोकारो के जीएमएमएम, एनएसआईसी नेशनल SC/ST हब रांची के ब्रांच हेड, यूसीआईएल यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर टेक्निकल खुद आए हुए थे आज मॉर्निंग में और उनकी टेक्निकल टीम आई हुई थी। बीएसएल बोकारो से जीएम साहब आज कल भी आए थे और आज भी हमारे बीच में हैं जिन्होंने खुद टेक्निकल प्रेजेंटेशन दिया। गेल, HURL सिंदरी, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने कि अपनी विस्तृत क्रय प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आपके समक्ष रखी थी। इसके अलावा जेम से हमने दिल्ली से अनुरोध किया था, क्योंकि आजकल जेम से प्रोक्योरमेंट सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस ये हैं, छोटे से छोटा आइटम भी अगर हमें परचेज करना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सीपीएसईज को, तो पहले जेम पे करना है। अगर वो जेम पे नहीं मिलता है तब हम बाहर जा सकते हैं। तो और अगर जेम पे नहीं मिलता है तो हमें उसको रेज करना है जेम अथॉरिटीज़ को कि ये प्रोडक्ट नहीं है और उससे नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट करने के बाद ही हम बाहर जा सकते हैं। तो जैसा कि राम साहब बता रहे थे कि जेम पे अगर कोई एमएससीज अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, क्योंकि मैंडेटरी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, पहले उन्हें जेम पे सर्च करना है। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को कैसे उस पर अपलोड करें, इन सब की विस्तृत जानकारी देने के लिए कल जेम के एक्सपर्ट हमारे बीच में आए हुए थे जिन्होंने बहुत विस्तृत विवरण दिया था। तो ये प्रोग्राम की रूपरेखा है। हमारे अधिकारियों ने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और हमारी डिफरेंट स्कीम्स के बारे में आज के सेशन में विस्तृत जानकारी दी थी। जैसा कि मैंने बताया था कल, 358 आइटम भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से रिजर्व किए गए हैं जो एक्सक्लूसिवली एमएसएमई के लिए हैं और सरकारी डिपार्टमेंट को वो आइटम एमएसएमई से ही खरीदने हैं। वो आइटम वो किसी लार्ज स्केल सेक्टर से नहीं खरीद सकते। जिसकी जानकारी जो आप लोगों को ब्राउचर्स और पोस्टर्स जो दिया गया था स्टडी मटेरियल, उसमें वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का पूरा डिटेल हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। उस 358 आइटम्स की लिस्ट में से आप देख लीजिए, अगर आपका प्रोडक्ट आता है तो आपको डेफिनेटली पीएसयू से कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं आता है तो आप अपने प्रोडक्ट लाइन या अपने जो ऑफरिंग्स हैं उसमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करके उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, उन सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं और पीएसयू से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत जल्दी ही इस लिस्ट को फिर से रिवाइज़ किया जा रहा है और होपफुली लगभग 450 के आसपास जो है ये लिस्ट बन जा रही है और इंडस्ट्री एसोसिएशन, एमएसएमई एसोसिएशन अक्रॉस द इंडिया, उनसे डिस्कस करके इस आइटम्स को जो कि एमएसएमई बना सकते हैं उनको उसमें शामिल किया जा रहा है और बहुत जल्दी वो पब्लिश हो जाएगी। तो इसकी भी जानकारी, विस्तृत जानकारी आप लोगों के साथ की गई। तो प्रोग्राम के जो 3 उद्देश्य थे उस उद्देश्य के बारे में मैंने आपको बताया और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, कल से जो टेक्निकल सेशन चल रहा था उसको हम लोग भी सुन रहे थे।
बहुत ही डिटेल डिस्कशन PSUs और MSMEs के बीच में हुआ है। बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि MSMEs जो अपना काम कर रही हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ के अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा की, बताया कि किस तरह से वेंडर रजिस्ट्रेशन में उन्हें दिक्कत हो रही है, किस तरह से उनको प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत हो रही है, जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, या अपनी जो भी समस्याएं थी। PSUs के अधिकारियों ने उसको सुना, उसको समझा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसका वो समाधान करेंगे। PSUs के तरफ से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल रिक्वायरमेंट के अलावा बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, जिसमें कि जो प्रतिनिधियों ने ये बताया कि कैसे उनको समस्या आ रही है। हो सकता है कि आप उन्होंने ऑर्डर कर दिया लेकिन MSC टर्नअप नहीं हो रही है। हो सकता है कि ऑर्डर ले लिया, MSC टर्नअप हो गई लेकिन काम पूरा नहीं कर पा रही हैं। कभी टाइमली डिलीवरी की समस्या आ रही है, कभी क्वालिटी की समस्या आ रही है और कभी कभी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की समस्या आ रही है, जो कि जेम पोर्टल पे आने के बाद तो आपको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना ही पड़ेगा, L1 आपको होना ही पड़ेगा, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और फीचर है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का, प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी। अगर MSCs जो है वो L1 नहीं आती है और कोई बड़ा